हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स, ये क्या होते हैं? HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या ये सेफ है या फिर इसके कोई नुकसान भी है? अगर हैं तो वो क्या है? एक्सट्रीमली ड्राई वेजाइना हो रही है, बार बार उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, वैजिनाइटिस हो रही है, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप स्मोकर हैं, तो इनमें ना चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस मतलब खून जमने की इन द काव्स, वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। क्या उन लोगों में जो लोग सर्जरी करा चुके हैं, जिनको नॉर्मल मेनोपॉज जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो रहा, तो उनके बीच भी ऑस्टियोपोरोसिस या ये मसल रिलीफ हो जाना, ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं? मेनोपॉज में स्पेशली किस चीज का ध्यान करना है, क्योंकि बोन लॉस इज वेरी कॉमन, तो उसके लिए कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रोकली हो गई या लेंटिल्स हो गए, स्पिनच हो गए, नट्स हो गए, है ना। और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स भी कई बार जरूरी होता है इस चीज में। हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स, ये क्या होते हैं? आपने हॉट फ्लैशेस का जिक्र किया, बट नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस एग्जैक्टली क्या होते हैं और इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेनोपॉज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाती है। ओके। तो हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है, वहां पे हाइपोथैलेमस करके एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक ना थर्मोस्टैट होता है, जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट। ओके। सो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाती है तो वो थर्मोस्टैट की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है, वो बॉडी को गर्म समझती है और वो उसको कूल करने की कोशिश करती रहती है। सो इन हॉट फ्लैशेस व्हाट हैपेंस इज देयर इज सडन एक फीलिंग ऑफ हीट आती है, सडन हीट आती है, एंड वो आपको बहुत डिस्ट्रेसिंग लग सकता है, मतलब अचानक गर्मी, एंड देन वो गर्मी को कूल ऑफ करने के लिए बॉडी स्वेट करती है, वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, स्वेट करती है, पैल्पिटेशंस होती है, एंड इट कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट कैन लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, कभी भी आ सकती है, दिन में कई बार आ सकती है। और नाइट स्वेट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज बड़ा टिपिकल सा होता है कि रात को नींद टूट जाना बिकॉज ऑफ हीट एंड द स्वेटिंग। ओके। कि डॉक्टर एसी चल रहा था बट आई स्वेट सो मच कि मैं उठ जाती हूँ रात को और मेरे को नींद नहीं आती उस टाइम पे, मैं सोई हुई थी बट सडनली माई नींद जो है वो मेरी टूट गई बिकॉज ऑफ द हीट फीलिंग एंड आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट। सो दिस इज व्हाट इज हॉट फ्लैशेस। एंड इसके तरीके क्या हैं? देखो कुछ टाइम तक तो जब आप सबको नहीं होते, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको है, बट कईयों को बहुत डिस्ट्रेसिंग होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेशली कुछ जनरल थिंग्स वो कर सकते हैं या कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं। तो उनमें से कुछ चीज बताना चाहती हूँ। जनरल चीजें हैं जैसे कि आप कपड़ों को अपने लेयर्स में पहनो, इन द सेंस कि कभी आपको गर्मी लगे तो अगर आपने कुछ एक बड़ा सा कुछ पहना हुआ है देन निकालने में एंड यू डोंट वेयरिंग समथिंग इनसाइड, तो इट बिकम्स लिटिल एम्बैरेसिंग। तो आप लेयर्स में पहनो तो आप अपने लेयर्स उतार सको। आप कॉटन चीजें पहनो, आप कॉटन बेडशीट्स वगैरह यूज करो, आप चाहो तो अपने एनवायरनमेंट को हमेशा कूल रखो, एसी में रहो, या आप छोटे फैन अगर आपको लगता है कि आपको आ सकते हैं, कोई मीटिंग में है कुछ है तो आप एक छोटा सा फैन रख सकते हैं। यू कैन कीप वेट वाइप्स, यू कैन कीप सम आइस पैक देयर कि अगर उस समय कुछ हुआ तो देन यू कैन फील लिटिल बेटर विद इट। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे कि यू शुड अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अच्छा, अल्कोहल, कॉफी, अवॉइड स्ट्रेस, हीटेड एनवायरनमेंट। आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी ये हो सकता है कि और ज्यादा स्वेटिंग होगा, गर्मी लगेगी। जी जी जी। तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड कीप सिपिंग सम वाटर, आइस, जूसेस, है ना, ये सब करते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो या इन सब चीजों से मैनेज नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस देयर इज समथिंग कॉल्ड HRT विच इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि मेडिसिन से ईस्ट्रोजन हार्मोन की रिप्लेसमेंट से ये दी जाती है। एंड ऑल्सो देर आर सर्टेन हर्ब्स, कुछ कई बार ना कहते हैं कि हम ना मेडिसिन नहीं लेना चाहते, कुछ हर्ब्स लेना चाहते हैं, या कुछ और मेडिसिन होते हैं विच आर लाइक विटामिन एंड सप्लीमेंट्स। तो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हॉट फ्लैशेस में। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विथ सम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वन कैन स्टार्ट लाइक इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, जिनसेंग, विटामिन E,
और इनके ना सप्लीमेंट्स कैप्सूल्स फॉर्म में मिलते हैं। एंड देन फाइटोइस्ट्रोजेंस जो प्लांट बेस्ड इस्ट्रोजेंस होते हैं ना, वो ले सकते हैं, वो कैप्सूल फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होती है। हाँ, क्योंकि सिंथेटिक इस्ट्रोजन के अपने प्रॉब्लम्स, नॉन प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हो सकती, प्रोज एंड कॉन्स हो सकती है। तो ये सब चीजें थोड़ी लेस आई वुड से कि जैसे सप्लीमेंट से काम चलाएं, डाइटरी चेंजेस से काम चलाएं। इफ यू डू गुड योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, इन सब चीजों से भी हॉट फ्लशेस ठीक हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। इफ somebody is unable to take the estrogen therapy या somebody doesn't want to take any synthetic medication। क्योंकि आपने HRT का जिक्र किया, जो कि मेरा सवाल था आगे, बट मैं अभी पूछ लेती हूँ। HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या ये सेफ है या फिर इसके कोई नुकसान भी हैं? अगर हैं तो वो क्या है? पहले तो पता होना चाहिए कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती क्या है और हम क्यों करते हैं। मेनोपॉज में सबसे इम्पोर्टेंट सी चीज होती है कि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो फीमेल की हेल्थ को मेंटेन करती है, उसकी कमी आ जाती है, उसकी वजह से सारे सिम्टम्स होने चालू हो जाते हैं। अच्छा। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज बेसिकली रिप्लेसिंग द हार्मोन विच इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। ओके। ईस्ट्रोजन की कमी है तो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट करना है। अच्छा। लेकिन अगर हम ईस्ट्रोजन सिर्फ रिप्लेस करते हैं और चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कई बार ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्या किया जाता है, जिन वुमन को यूट्रस ऑलरेडी उनकी बॉडी में है, जिनकी कोई सर्जिकली यूट्रस रिमूव नहीं हुई है, उनको हम ईस्ट्रोजन और बैलेंस करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं। सो दैट उनको आगे जाके, क्योंकि ईस्ट्रोजन का एक साइड इफेक्ट होता है जो कि यूट्रस की लाइनिंग को थिकन करता है और एंडोमेट्रियल कैंसर कर सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन देते हैं उनको। और जो वुमेन के यूट्रस नहीं है, हु हैव गॉटन रिमूव्ड, तो उनको हम ईस्ट्रोजन दे सकते हैं। अब कब तक देंगे, क्या डोसेजेस देंगे, किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी टेलर्ड। इट इज नॉट कि आप मेनोपॉजल हैं, आपको ये सिम्टम हो रही है तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना, ऐसा नहीं है। तो किस चीज में हमें देना चाहिए? अगर किसी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, एक्सट्रीमली ड्राई वेजाइना हो रही है, बार बार उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, वैजिनाइटिस हो रही है, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, या उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या वो एट हाई रिस्क है ऑफ डेवलपिंग थिन बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, या कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं। स्पेशली मैंने बात करी थी जो लोग बहुत अर्ली मेनोपॉज में चले जाते हैं, या तो प्री मैच्योर मेनोपॉज में चले गए, इसका मतलब उनकी उस एज से ही एस्ट्रोजन की कमी हो गई, उस एज से उनकी बोन लॉस शुरू हो गई। सो उनको ये प्रिवेंशन के लिए HRT दे सकते हैं। अब डोसेज क्या देनी है वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कितने हैं, कितने डोसेज में आपका काम चल रहा है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई बार ये जब आप लेते हैं तो थोड़ा रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो एक्चुअली देखना पड़ेगा कि कौन से पेशेंट्स में हम दे सकते हैं। स्पेशल रिस्क जो होते हैं वो होते हैं अगर आप ओबीज हैं, अगर आप स्मोकर हैं, तो इनमें ना चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस, मतलब खून जमने की इन द काव्स, वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। तो थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में देनी चाहिए। उसके हिसाब से ही आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको पहले कोई यूट्रस का कैंसर है, आपको एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, आपको लिवर डिजीजेस कुछ है, तो ऐसे केसेस में ये अवॉइड करनी होती है। बट वो आपके डॉक्टर आपके हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं। अब बाल झड़ना, स्किन पर कोई चेंज आना, क्या वजन बढ़ना, क्या वो सब मेनोपॉज से जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाने की वजह से हर एक ऑर्गन एक्चुअली अफेक्टेड होता है। उनमें बाल, स्किन, हेयर, नेल, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मेटाबॉलिज्म कम जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत रैपिडली होता है। तो इसीलिए इस टाइम पे वेट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के ऊपर ध्यान देना, एक्सरसाइजेस करते रहना टू मेंटेन दैट, प्लस कुछ सप्लीमेंट स्पेशली लेना सो दैट आपके ये मसल मास या जो चीज प्रोटीन से रिलेटेड हो, जैसे कि हेयर का फॉल होना
या स्किन की ड्राइनेस होना, मसल लॉस होना, ये सब चीजें कम हो सके, इसलिए आपको अच्छे से अपनी डाइट, सप्लीमेंट्स, इनके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एक तो ना एक एज के साथ हुआ मेनोपॉज, और एक किसी ने सर्जरी करा ली किसी वजह से पहले ही, जिसके थ्रू उनका यूट्रस ही रिमूव हो गया। अब जो आप मुझे चीजें बता रहे हैं कि बोन्स का वीक हो जाना या फिर दिल का कोई इशू हो जाना, क्या उन लोगों में जो लोग सर्जरी करा चुके हैं, जिनको नॉर्मल मेनोपॉज जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो रहा, तो उनके बीच भी ऑस्टियोपोरोसिस या ये मसल रिलीफ हो जाना, ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं? पहली बात तो ये बताना चाहूंगी कि सर्जरी करके यूट्रस निकाल लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेनोपॉजल हो गए। हाँ, क्योंकि मतलब तो मेनोपॉज होगा, वो उनकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पीरियड्स नहीं आ रहा है, बिकॉज यूट्रस नहीं है, लेकिन ओवरीज तो है ना, जहां से वो एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ओके, तो अगर में भी देखे जाएंगे। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जो यूट्रस की होती हैं, जो 45 इयर्स के नीचे वुमन की होती है, फॉर बिनाइन कंडीशंस, यूजुअली फाइब्रॉइड हो गया, कोई सिस्ट हो गया, इन सब चीजों के लिए जब भी होता है, हेवी ब्लीडिंग हो गई, तो यूजुअली ओवरीज को रिटेन कर लिया जाता है। ओके, सो वो तभी ही मेनोपॉजल होंगे जब वो एक्चुअली मेनोपॉजल होंगे। थोड़ा बहुत सर्जिकल ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है, अर्ली हो भी सकता है, बट वो बहुत, अगर आपने ओवरीज रिमूव करी है, देन ऑफ कोर्स वन शुड बी केयरफुल, क्योंकि उनको मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे। ओके, और उनको ये सिम्टम्स भी आएंगे जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा, जो आपने मुझे ये चेंजेस बताए, मेरे तो सवाल ही खत्म हो गए, क्योंकि आपने दिल की सेहत प्रभावित होगी ये भी बताया, हड्डियों के ऊपर काफी असर पड़ेगा, चाहे वो डिप्रेशन हो, चिंता हो, मूड स्विंग्स हो, ये सब चेंजेस महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान देखे जाएंगे। अब बात अगर करें एक डाइट की, आहार की, तो मेनोपॉज जब हम उस एज एरा में एंटर करने वाले हों, क्या हमें उससे पहले अपने कुछ डाइटरी लाइफस्टाइल्स को चेंज करना चाहिए? और अगर हम उसमें कदम रख चुके हैं तो उस टाइम हमें क्या चीजों की ध्यान रखनी चाहिए? वो डाइट के बारे में अगर बोलना है तो देखो, एक बैलेंस डाइट हर स्टेज ऑफ लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि अगर आप एक प्लेटर को देखें तो उसमें अगर आप इसको 3 भाग में भाग करें, मतलब 4 भाग में करें, तो 2 भाग होना चाहिए जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विच विल कंटेन मिनरल्स, विटामिन, है ना, ये सब होनी चाहिए, और 1 भाग आपकी होनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन्स हो। जैसे प्रोटीन्स का मतलब होता है लेंटिल्स, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज, है ना, ये सब प्रोटीन्स में आते हैं। और 1 भाग होना चाहिए जो सीरियल्स होते हैं। तो ये तो एक रेगुलर चीज है, लेकिन मेनोपॉज में स्पेशली किस चीज का ध्यान करना है, क्योंकि बोन लॉस इज वेरी कॉमन, तो उसके लिए कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रोकली हो गई, या लेंटिल्स हो गए, स्पिनच हो गए, नट्स हो गए, है ना। और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स भी कई बार जरूरी होता है इस चीज में। साथ में विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं होती है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब सही से नहीं होती है। तो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी की बहुत कमी है, तो कई बार सनलाइट से ये हो नहीं पाता है, तो थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। प्लस जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो एग योक्स या कुछ सामन फिश वगैरह में मिलती है, तो वो सब ले सकते हैं। मैग्नीशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेग क्रैम्प्स एंड मेंटल हेल्थ, मूड स्विंग्स। इवन विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिप्रेशन। ओके, हाँ, स्पेशली एक और चीज जो है विच इज फाइटोइस्ट्रोजेंस, ये आपके खाने में मिलती है। अच्छा। और ये मेनोपॉज के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोइस्ट्रोजेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक आइसोफ्लेवॉन्स और एक लिग्नेन्स। तो आइसोफ्लेवॉन्स जो होते हैं वो आपके सोया प्रोडक्ट्स में होते हैं, ये नेचुरल इस्ट्रोजेंस होते हैं। तो बॉडी तो इस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर नहीं रही है, आप एक्स्ट्रा इस्ट्रोजन ले नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट में इस्ट्रोजन हो सकती है। सो फ्रॉम द प्लांट सोर्स, जैसे कि सोया नगेट्स हो गए, सोया मिल्क हो गई, सोया ग्रैन्यूल्स हो गए, तो टोफू हो गया, तो इसमें आपके फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं। और लिग्नेन्स मिलते हैं आपके लेंटिल्स में, आपके सीड्स में, इनमें। और फाइटोइस्ट्रोजेंस बहुत कारगर रहते हैं इन मेंटेनिंग सिम्टम्स ऑफ हॉट फ्लशेस, वजाइनल हेल्थ के लिए, ड्राइनेस वगैरह के लिए, मूड स्विंग्स के लिए, लेग क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अलावा कुछ विटामिन होते हैं जिसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि विटामिन ई हो गई, B12 हो गया, B6 हो गया, प्लस
प्रोबायोटिक्स आपके गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दही लीजिए, कीमची सैलेड लीजिए, कांजी लीजिए, ये सब चीजें, प्लस आपको ये कूल भी रखती हैं। उसके अलावा प्रोटीन, जिसके ऊपर मैं बहुत एम्फेसिस दूंगी क्योंकि बहुत प्रोटीन लॉस होता है, मसल मास, बोन लॉस, हेयर लॉस, ये सब प्रोटीन लॉस होता है। तो आपको प्रोटीन्स अच्छे से लेने चाहिए, जैसे दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज आइटम्स, ये सब आपको अच्छे से लेना चाहिए। ओके। क्या मेनोपॉज अपने टाइम में अगर कोई फीमेल आ गई है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या फिर वो खुद इस चीज को मैनेज कर सकती हैं? देखो, अगर आप मेनोपॉजल एज में आ गए हैं तो कुछ चीजें तो अवेयरनेस से हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके थ्रू वो मैनेज कर भी सकती हैं। ओके। बट इट डज नॉट टेक अवे द क्रेडिट ऑफ अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, बिकॉज आप एक डॉक्टर खुद नहीं हैं। आप अपनी तरह से किसी तरीके से देखते हैं और जो मेडिकली करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, कौन सी चीज पे ध्यान देना, जो हो सकता है आप समझते हो को नॉर्मल है, वो हो सकता है नॉर्मल ना हो। आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आइए, डॉक्टर कहेंगे कि नहीं भाई आप बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर आप नो इशू। ठीक है ना, तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली हो गई कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, वो डॉक्टर की व्यू के साथ मैच कर।